मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम उत्तर भारत की जो विशाल मैदान है उसके विषय में समझें। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो विभिन्न अलग अलग नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद द्वारा जो फैलाई गई भूमि मिट्टी है उसके माध्यम से वह उत्पन्न हुआ है, राइट। लेकिन उसमें भी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो उसमें आप जानते हो कई प्रदेशों में उसको भी विभाजित किया जाता है। तो यह जो विभाजन है यह उसकी परिस्थिति के अनुसार या नदियों द्वारा लाई गई अवसाद एवं उनके परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया गया है कि कौन सी भूमि जो है वो इस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, कौन सी भूमि है ये दूसरे विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, राइट। तो ये जो निर्धारण किया गया है ये नदियों के द्वारा जो अवसाद लाई गई है, जो मिट्टी लाई गई है, उस मिट्टी की उर्वरता एवं उसके उपजाऊपन के आधार पर उसको डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो भी नदियाँ आती हैं, जो आप देखोगे जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, उन पूर्ववर्ती नदियों के माध्यम से जो अवसाद लाया जाता है या जो पर्वत को काटते हुए वो नदियाँ आती हैं, तो वो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोषक तत्वों को लाती हैं, राइट। साथ ही साथ आप देखोगे तो उसमें जो आप देखोगे तो नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिलती है। इसका बेसिक कारण ये होता है कि पृथ्वी के अंतर्गत जो नीचे पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंतर्गत आप देखो, राइट, जो न, अंदर से लाती हैं, क्या लाती हैं, वो लाती हैं लावा। तो लावा के माध्यम से जो वो विस्फोट होते हैं यानी ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं, तो उसके माध्यम से ऊपर आप देखोगे जितने भी आपको पर्वत मिलेंगे, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो बना है वो आप देखोगे तो सिलिकॉन से बना है, राइट। क्योंकि आप देखोगे जब महाद्वीपीय प्लेटें पास पास आई, यूरेशियन प्लेट और आपकी इंडियन प्लेट, इन दोनों की प्लेटों के बीच में जब निरंतर इनके बीच में गतिरोध होता गया, तो साथ ही साथ आप देखोगे इनमें बलन हुआ, तो ये फोल्डिंग माउंटेन की तरह बन गया। तो यहीं में आप देखोगे तो ये तहते सागर से बना था, राइट, तहते सागर से बना था। तो इस प्रकार से ये कच्चा है। तो ये निरंतर आप देखोगे इसमें अगर आप कुछ काटते हो या यहाँ पे कुछ खुदाई होती है तो बिल्कुल आसानी से हो जाती है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर सिलिकॉन की मात्रा अधिकतम है, राइट। तो इस वजह से नदियाँ जो हैं उसे काटती हुई आती हैं। जब नदियाँ वहाँ से निकलती हैं तो वो काटती हैं, क्योंकि नदियाँ जो हैं उनका जो उद्भव है वो बर्फ से है, क्योंकि निरंतर बर्फ गिरती है। और निरंतर जब बर्फ गिरेगी तो भी बर्फ जो है वो एक प्रकार की देखा जाए तो ग्लेशियर हिमानी बन जाती हैं। और वो किसी न किसी प्रकार से जब निरंतर उसमें पिघलन होती है तो वो आप देखोगे पिघलती हैं, और पिघलने के साथ साथ नीचे पानी की तरह बहने लगती हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो नदियाँ जो हैं वो पर्वत को काटती हुई नीचे आती हैं। तो आप एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर सकते हैं, जब वो ऊपर से काटती हैं तो ऊपर से काटती हैं तो उस समय उनकी विशेषता कुछ अलग रहती है। अब जब वो नीचे आती हैं कुछ, तो उनकी विशेषता कुछ अलग रहती है। फिर और नीचे आती हैं समतल वाले क्षेत्र में तो वहाँ की उसकी विशेषता अलग रहती है। तो इस संदर्भ में आप समझोगे कि नदियों द्वारा एक बहाव के माध्यम से जो वो अपने जल को क्या करती हैं, संवहन करती हैं, तो उसमें अलग अलग इनकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के माध्यम से ही ये पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण हुआ है, इसका जो निर्मित हुआ है ये केवल केवल आप देखोगे नदियों के माध्यम से ही हुआ है, राइट, नदियों के माध्यम से ही हुआ है। और आप देखोगे कि इसके ऊपर की आप जमीन अगर आप देखते हो, राइट, ऊपर की अगर आप जमीन देखते हो तो ऊपर जो जमीन है, ऊपर की जो जमीन है ये बहुत उपजाऊ होती है, राइट, ये बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन ये उपजाऊ होने का एक रीजन यहाँ पर इस प्रकार से है कि नदियों के बीच में आप दोआब क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो उनके बीच जो नदियाँ निरंतर क्या करती हैं, पानी के बहाव में आती रहती हैं, नई नई मिट्टी लेकर आती रहती हैं, तो ऊपर जमाव करती रहती हैं। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की मात्रा देखने को मिल जाती है। भले ही नाइट्रोजन की मात्रा ना हो, भले ही पोटेशियम की मात्रा ना हो, सॉरी उसकी फास्फोरस की मात्रा ना हो, वैसे पोटेशियम तो पाया जाता है, फास्फोरस की मात्रा ना हो। तो ये निरंतर क्या है कि ऊपर से लाते हैं। तो फिर जब आसपास वहाँ जितनी भी क्षेत्र है नदियों का, जहाँ तक उनका विस्तार है वहाँ तक वो फैलाती जाती हैं। तो एक समय के बाद उनमें परिवर्तन होता जाता है। तो फिर मैदानी क्षेत्र हैं उसमें भी आप देखोगे अलग अलग प्रादेशिक विभाजन होता है। ओके, तो इस विषय में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की विशाल विशाल जो मैदान है उसके विषय में समझेंगे। एक मिनट।
चलो, तो पहले हम प्यारा सा अपना भारत बना लेते हैं, का मानचित्रण मैप बना लेते हैं। इसके बाद हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो भारत का मैप है उसके विषय में हमने ऑलरेडी बताई दिए हैं, तो इसी के अंतर्गत पहले हम मैपिंग कर लेते हैं, तो मैपिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा। राइट, चलो, तो जैसे ये है हमारा प्यारा भारत। एक मिनट, तो थोड़ा छोटा बनाते हैं तब समझ में आएगा। राइट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा बना लें, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, चलो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा भारत। राइट, तो भारत में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मिलेंगे विशाल विशाल पर्वत। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पर्वतमाला है, ये सभी क्या है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में आप देखोगे इस प्रकार से हिमालय पर्वत फैला हुआ है यहाँ तक, वारालाचा जो जो आपको मिलेगी, नामचा वर्मा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के, तो ये पूरा एक हिमालय है। तो हिमालय में बहुत सारी हिमानियाँ मिलती हैं। तो हिमानियाँ जो आप देखोगे, तो हिमानियों के माध्यम से यहाँ पे आप देखोगे तो निरंतर क्या है, यहाँ पर पानी आता रहता है। ठीक, यही पानी आप देखोगे तो इस प्रकार से ये पूरे एक विशाल पर्वतमाला का निर्माण करती है। राइट, ये एक पूरी विशाल पर्वतमाला का एक निर्माण कर देती है। तो ये हमारी क्या है, एक विशाल विशाल मैदान है। ठीक है, विशाल मैदान है, इन नदियों के माध्यम से ही बना है। तो ये हमारा प्यारा सा है, इधर भी है, ऐसी बात नहीं है, इधर भी है इस प्रकार से। ठीक है, इधर इस क्षेत्र में भी है। ये कई प्रदेशों में फैला हुआ है। इधर आप जैसे इधर पश्चिम बंगाल में देखो, बिहार में देखो, उत्तर प्रदेश में देख लो। राइट, इसके बाद आप ऊपर उत्तराखंड वाला क्षेत्र में मिलेगा, हरियाणा, दिल्ली, ये जो पूरा प्रदेश है ना, ये आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है, ये एक्चुअली बना क्या है, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, इन नदियों के माध्यम से, इन नदियों के बहाव द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, यानी पूर्ववर्तीय जो नदियां हैं, इनके द्वारा जो पर्वत पठार या जो पर्वत हैं, ठीक, हिमालय पर्वत हैं, इनके जो हिमानियाँ हैं, वहाँ से जब निरंतर ये पिघलती हैं, तो वहाँ से जब आती हैं, ये ढालनुमा आती हैं, तो यहाँ पर जितने भी पर्वत इसके मार्ग में पड़ते हैं, सभी को काटती हुई वो नीचे बहाती हैं। राइट, जैसे ही नीचे आती हैं तो नीचे उन्हें कई प्रकार के मैदान नीचे ढाल मिलेगा। राइट, और ढाल मिलेगा तो ढाल पे आप जानते हो यहाँ से इस प्रकार से बहती हैं। राइट, इस प्रकार से बहती हैं। तो इनकी आप देखोगे अलग अलग विशेषता होती है अलग अलग क्षेत्र में। जब ये ऊंचाई पर होती हैं तो उनकी ढलान ज़्यादा थोड़ा तेज होती है। इसके बाद जब नीचे आती हैं तो इनकी ढलान और कम हो जाती है, और नीचे आती हैं तो और ढलान कम हो जाती है, और नीचे आती हैं फिर ये समतल में चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से इनके जो प्रादेशिक विभाजन है वो अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है, और ये उनकी मिट्टी की विशेषता एवं नदियों की एक प्रवाह का वेग है, उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। राइट, साथ ही साथ आप देखोगे
तो इसमें पोषक जो गुणवत्ता होती है उसमें भी थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि कोई चीज़ है अगर वो ढलान पे है तो वहाँ पोषक तत्वों की मात्रा आप देखोगे ओबियसली बहुत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ढलान रहेगी तो मिट्टी सब कट कट के नीचे आएगी, तो वहाँ पर उर्वरता वाली या पोषक तत्वों की मात्रा है उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उस क्षेत्र में आप देखोगे तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो भी नीचे के लिए लुढ़कते हैं, राइट, नीचे के लिए लुढ़कते हैं। तो ऐसे मैदानों पर उर्वरता कम मिलेगी, राइट। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में सेट कर लो कि ये कुछ ऐसे भी प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे जो ऊंचाई पर हैं लेकिन काफ़ी हरे भरे हैं, काफ़ी हरे भरे हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे चरवाहे वाले जो मैदान आपने देखे हों कि बुग्याल उत्तराखंड में है, सोनमर्ग है, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, गुलमर्ग है। तो ये काफ़ी चरवाहे वाले हैं, भले ही ऊंचाई स्थान पर हैं लेकिन आप देखोगे ये उचास पर हैं, राइट। लेकिन इसमें आप देखोगे निरंतर उसमें क्या होता रहता है, तो वो एक क्षेत्र जो आपको मिलेंगे चरवाहे वाले, वो आपको पर्वत से लगे लगे एक ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं जहाँ पर नदियों का कटाव कम रहता है, लेकिन नदियों के द्वारा तलछट से ऐसी मिट्टी जब ऊपर जाती है तो वहाँ पर उर्वरता जो है वो काफ़ी पोषक तत्व मात्रा में बनी रहती है। लेकिन उसके नदियों के सामने जो मिट्टी आ जाती है तो वो तो काटती हुई नीचे आ जाती है, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा नहीं रहती है, वो नीचे आ जाती है। तो ऐसे में आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको दर्रे, बहुत सारे आपको इन पे अलग अलग प्रकार के दर्रे मिल जाएंगे। तो इन दर्रों के माध्यम से आप जानते हो नदियाँ नीचे के लिए ढलान करती हैं। पहले तो ऊपर से ही आएंगी, तो ऊपर से जैसे आती हैं तो फिर उनको नीचे दर्रों से गुजरती हैं वो, या दर्रों से गुजरती हैं या वो दर्रे वो बना लेती हैं, राइट। दर्रे भी बना लेती हैं, निरंतर जब वो तलछट से काटती जाती हैं, किनारे किनारे काटती जाती हैं, तो फिर वो नीचे दर्रे नुमा बना भी लेती हैं। इस प्रकार से वो काटती हैं, राइट। इधर से कटेंगे, इधर काटेंगे, इधर से तो उसका वेग तेज रहेगा ही, तो इधर से वो काटती हैं, इस प्रकार काटेंगी। तो आप देखोगे नदियों के जो कटाव है, नदियों का जो कटाव है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। पहली बात तो ये है कि नदियाँ किसी ऐसे खड्ड से गुजरती हैं, जैसे खड्ड का निर्माण भी करती हैं। तो आप जानते हो कि नदियाँ के माध्यम से अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि बी आकार की घाटी भी बनती है, ठीक है। इसी में आपको देखा जाए तो इस प्रकार यू आकार की भी घाटी बनती है। तो ये अलग अलग आपको मिलेंगी, राइट, ये आपको अलग अलग आकार के मिल जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, इसका वो निर्माण करती हैं, ठीक है। चलो, ओके, चलिए। अब बात ये आती है, एक मिनट, चलो। तो ये नदियों के द्वारा जो भी आकार बनाई जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि इन्हें बी शेप की है या यू शेप की है, या आपको खड्डनुमा बड़ी बड़ी आपको मिल जाएंगी। तो वो नदियों द्वारा जो प्रभावित की जाती है, या वो डिपेंड करती हैं कि नदियाँ निरंतर जो न्यू नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो आकृति बनेगी, तो वो आपको बी आकार की, थोड़ा और पुरानी है तो और आपको मिल जाएगी कैसी, थोड़ा परवलयाकार में मिल जाएगी, थोड़ा फैलाव मिलेगी। इसके बाद यू आकार की भी बनाती है। तो यू आकार की जो घाटी है आपको सबसे लास्ट में बनाती हैं ये नदियाँ, राइट। तो ये माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ये घाटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल ये पढ़ रहे हैं नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है। तो उसमें आप देखोगे नदियाँ जो हैं ऊपर से ये ढलान नुमा बनती हैं, राइट। ये ढलान नुमा यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे आपको ऊंचाई पे पर्वत मिलेंगे। तो ये पर्वतों से ही, हिमानियों से ही निकलती हैं। तो इनको पहले से ये ढलान से गुजरती हैं। तो ढलान से जैसे ही गुजरती हैं तो इसके सामने आने वाले जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं या कोई भी ऐसी मिट्टी है जो लेकर आती हैं, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि जो पर्वत है, तो पर्वत कोई भी हो तो पर्वत में आपको चट्टानें भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि चट्टानें हैं तो निश्चित ही इसमें बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे आपको, बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें मिट्टी भी मिलेगी, राइट। मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर ये मिक्स मिलते हैं। तो नदियाँ जब यहाँ से गुजरती हैं तो ये बड़े बड़े पत्थर भी लेके चलती हैं, साथ ही मिट्टी के लेकर के चलती हैं। तो अब बात ये आती है कि बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी, लेकिन इनकी विशेषता जो है वो नदियों के बहाव एवं उसकी ढलान पर डिपेंड करती है कि नदियाँ जो मिट्टी लेके आ रही हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही हैं, वो अपनी तलछटी में किस जगह ये जमाव करती हैं, राइट, किस जगह ये जमाव करती हैं। ये डिपेंड करता है नदियाँ के बहाव पर, और वो डिपेंड करता है वहाँ की भूमि किस प्रकार की है। अगर वो भूमि आप देखोगे ज़्यादा ऊंचाई पर है तो उस प्रकार से वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं वो काफ़ी नीचे लुढ़क कर आएंगे। तो नीचे लुढ़कने के बाद वहाँ पर अलग अलग इसका प्रदेशों का निर्माण होता है, उसके विषय में भी हम समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि नदियाँ जब यहाँ से निकलती हैं, तो नदियाँ जैसे ही निकलती हैं तो नदियाँ अपने द्वारा जो लेकर आती हैं वो क्या लेके आती हैं,
वो आपको इधर भी देखो मिलेगा, और विशाल मैदान आपको इधर भी मिल जाएगा, नेपाल वाले क्षेत्र में भी इधर भी आपको मिल जाएगा। तो हम पहले इस साइड को समझ लेंगे, और इस चीज़ को तो आप समझते हो, राइट। इधर वाला जो है, जो चीज़ हम ये इधर बताएंगे, वो आप इधर भी आप कॉपरेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट। चलिए, तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे गंगा है और बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा निकलती है, यमुना है, सरस्वती, इधर से ऊपर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटियाँ, जो मंदाकिनी है, भागीरथी है, ये सभी मिलती रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जब नदियाँ ऊपर से निकलती हैं तो अपने साथ ही बड़े बड़े पत्थर लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कटाव होगा तो नीचे उत्पाटन के माध्यम से जैसे ही हिमानी ढलेगी नीचे, तो वो अपने साथ पर्वत में, जो भी पर्वत में पठार, या सॉरी, जो पर्वत में बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकड़ हैं, ठीक है, वो स्क्रिप्ट के कंकड़ हैं, वो लेकर साथ में आते हैं, ठीक। तो वो क्या करती हैं, नीचे जैसे ही ढलान में आती हैं तो वो जमाव करने लगती हैं, ओके। तो आप देखोगे जैसे नदियाँ इस प्रकार से आती हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो मैदान है, राइट, ये वाला आप इधर देख लो, इस प्रकार से समझ लो कि ये वाला जो आपको मैदान मिलेगा यहाँ पर, तो ये आपको क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा ढाल है, तो यहाँ पर ढाल ज़्यादा है, या आप इस प्रकार समझ सकते हो इधर साइड में, ठीक, इधर भी समझ सकते हो, इधर भी समझ सकते हो। तो यहाँ ज़्यादा ढाल है, तो यहाँ ढाल होने की वजह से ऊपर से जो नदियाँ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, गोलास्म जिसे बोलते हैं। गोलास्म का मतलब तो आप जानते ही हो कि इसमें बहाकारक जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब ये निरंतर का सन्नी घर्षण होता रहता है, घर्षण होता है, तो ये पत्थर पूर्ण रूप से गोला हो जाते हैं, ये गोलास्म कहलाते हैं, क्योंकि ऊपर से नदियाँ गुजरती हैं, तो इसमें आने वाले जितने पत्थर है वो नदियों के साथ बहते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो ऊपर तैर नहीं पाते हैं, तो नीचे लुढ़कते लुढ़कते चलते हैं, तो लुढ़कते हैं तो नीचे घर्षण उनमें देखने को मिलेगा, तो वो गोल हो जाते हैं, तो गोलास्म पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप देखोगे जैसी ढलान से नीचे नदियाँ आती हैं तो इनकी जो बहाव का तेज है वो धीमा हो जाता है, राइट। और जैसे ही धीमा होता है तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर हैं, वो रुकना प्रारंभ कर देते हैं, इकट्ठा होना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपको कौन सा मिल जाएगा, तराई वाला क्षेत्र। तो तराई जो क्षेत्र है, पहला क्षेत्र मिलता है नदी का, तराई क्षेत्र। तो पहला आप इस प्रकार से समझ लो, तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में आप देखोगे जो बड़े बड़े पत्थर नदियां द्वारा जो बहाकर लाए जाते हैं, और जैसे ही नदी थोड़े समतल की ओर होती है तो वो धीमा हो जाती है, तो बड़े बड़े पत्थर हैं वो नदी के साथ बह नहीं पाते, क्योंकि नदियों का वेग इतना तेज नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर हैं वो निरंतर बहाव में नहीं रहते हैं, तो वो अपनी जगह वहीं बनाने लगते हैं, राइट। तो इस प्रकार से वो पत्थर जो बड़े बड़े हैं, जो नदियों द्वारा पर्वतों से लाए गए थे, ठीक है, गोलास्म पत्थर, वो वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं, तो ऐसा प्रदेश आपको मिलेगा, तो ये बोला जाता है तराई प्रदेश, ठीक है। तो ऊपर का आप प्रदेश देखोगे तो वो आपको मिलेगा तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश को थोड़ा समझ लो, इस आकृति से हम समझते हैं। तो ये आपको कौन सा प्रदेश मिल जाएगा ऐसा, तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश में इस प्रकार से आप समझ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ वैसे तराई प्रदेश आपको इतना मिलेगा, इधर साइड में थोड़ा जहाँ जहाँ इनको मतलब ढलान और समतल के बीच का जो क्षेत्र होता है वो तराई प्रदेश कहलाते हैं, जिसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। यानी कि तराई प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर पर्वत व मैदान है उनके बीच का क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जैसे नदियाँ इस प्रकार से आई, तो अब बात ये आती है कि यहाँ से यहाँ तक ढलान है, तो ये तो ढलान तक आएंगे, अब यहाँ से मैदानी क्षेत्र आने लगता है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, तो ये आपका तराई प्रदेश होता है। और जस्ट ये लगा लगा आप देखोगे पर्वतों से सटीक लगा लगा होता है, यानी कि जो भी पर्वत होंगे या वहाँ से नदियाँ जो बहाव से मिट्टी मिट्टी लेके आती हैं या पत्थर लेके आती हैं, वो तराई प्रदेशों में बड़े बड़े पत्थरों को वहीं रोकना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि उससे जुड़ा फिर नीचे आगे का जो एरिया होता है वो एक समतल एरिया मिलने लगता है। तो इस वजह से बड़े बड़े पत्थर हैं वो बहाव की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो वहीं पर अपने को जमाव करने लगते हैं, तो इसलिए ये एरिया कहलाता है तराई प्रदेश। देखो इधर का ये प्रदेश कौन है, ये आपको मिलेगा मैदानी, या हम कह सकते हैं मैदान के बीच का क्षेत्र या समतली क्षेत्र, ठीक है, ये समतली क्षेत्र भी कह सकते हैं। और ये वाला जो आपको मिलेगा ये आपको एक प्रकार का पर्वत का मैदान का पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, राइट। तो पर्वत जहाँ तक लेके आती हैं तो वहाँ तक तो पर्वत है ही, ढलान रहेगी तो पर्वत है ही, और जहाँ ढलान कम हुई तो पर्वत का मतलब खत्म होना होता है। तो जहाँ पर्वत खत्म होते हैं और जहाँ से मैदान प्रारंभ होते हैं, ऐसे बीच में एक क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश में आप देखोगे कि जितने भी नदियाँ वहाँ से गुजरती हैं तो बड़े बड़े पत्थरों को वहीं रोकना प्रारंभ कर देती हैं, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं तराई प्रदेश, ठीक, तराई प्रदेश, राइट।
चलिए, तो तराई प्रदेश को हम सबसे उत्तरी भाग में समझते हैं, क्योंकि ये उत्तरी भाग में ही मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, तो ये जितना भी उत्तरी भाग है इस साइड का तो यहीं पे मिलेगा। तो जैसे आप जानते हो ये आपको मान लेते हैं कि तराई प्रदेश है, तो तराई प्रदेश में यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, गोलास्म के पत्थर मिलेंगे, और आप जानोगे कि ये जो प्रदेश है, ये जो प्रदेश है बड़े बड़े पत्थरों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर तराई प्रदेश मानते हैं इसे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े छोटे, बड़े बड़े पत्थर हों या थोड़े छोटे हों वो भी चल जाएंगे, तो छोटे बड़े जो पत्थर होते हैं, गोलास्म पत्थर हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। और एक चीज देखना, इसकी थोड़ा विशेषता को विषय में और समझ लो, विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। तो इसकी विशेषताएं में आप जानते हो कि ये दलदल नुमा होता है, दलदल नुमा होता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा दलदल पाया जाता है। दलदल का मतलब यही है कि जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, राइट, इससे इकट्ठे हो गए बड़े बड़े, तो इनके बीच में जल भरा रहता है, राइट, इनके बीच में जल भरा रहता है, और ये जल है नीचे निरंतर सोखता रहता है, राइट, नीचे निरंतर ये जल सोखता रहता है, और बड़े बड़े पत्थरों के बीच एक गीलापन रहता है, तो ये एक दलदली प्रदेश हो जाता है, राइट। क्योंकि जो भी जल है यहाँ पे है वो जल कैसा हो जाता है, एक प्रकार का टिकाऊ हो जाता है, क्योंकि पत्थर हैं, पत्थर की वजह से जल आगे नहीं बह पाता है। ऊपर का जल जब देखोगे, सरताएं जो होती हैं, आप जानते हो कि सरताएं जो होती हैं नदियों की, तो ऊपर वाला जो बहाव होता है नदी का वो सबसे तेज होता है, इसकी तुलना में ये वाला और कम हो जाता है, राइट, इसकी तुलना में ये वाला और कम हो जाता है, ठीक है। आपने बर्नौली प्रमेय पढ़ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये वाला और भी कम हो जाता है। तो यहाँ का जो जल है नीचे वाला, जो नदी के नीचे का जल होता है उसका बहाव होता है वो सबसे कम होता है, इसके बाद ऊपर का और ज़्यादा, इसके बाद और ऊपर। तो इस प्रकार से जो नदियाँ बहती हैं वो लेयरदार बहती हैं, लेयर, उनकी जो जल की परत होती है वो लेयर में बनी होती है, लेयर में बटी होती है, तो ऊपर की परत है वो बहुत तेज होती है। तो इस प्रकार से नीचे वाला जो पत्थर रुक गए हैं, पत्थर जहाँ पे जमा हुआ है वहाँ पर जो जल है उनके जो बहाव है वो नहीं हो पाता है, वो एक प्रकार से वहीं रुका सा रहता है, चलता है, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर जो जल रहता है वो नीचे सोखता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये जो प्रदेश है, ऊपर वाला जो जल है, ऊपर वाला जो जल है वो तो बहाव में चला ही जाता है, क्योंकि एक प्रकार से तराई प्रदेश है, तो ऊपर का तो जल नहीं बचेगा, लेकिन नीचे का जो इस पत्थरों में भर गया है तो वो जल वहां पर रुक जाता है, वो सोखता जाता है नीचे, और जैसे ही सोखता जाता है तो वो एक प्रदेश ऐसा बन जाता है, वो दलदली क्षेत्र, ठीक है। तो ये दलदली क्षेत्र होता है, इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, इनकी मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल इसमें मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो ये जो मैदान होता है, ये जो तराई प्रदेश होता है, ये जो तराई प्रदेश होता है, ये एक्चुअली में आप देखोगे तो उपजाऊपन नहीं होता है इसमें, यानी कि उपजाऊ नहीं होता है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि ये दलदली है। लेकिन आप देखोगे निरंतर लोगों ने इस पर कार्यक्रम अपने शुरू किए हैं, निरंतर मिट्टी डालना प्रारंभ किया है, ठीक है, जोड़ों मिट्टियों को डालना यहाँ पे प्रारंभ किया, जो उपजाऊ वाली मिट्टी है वो यहाँ पे डालना प्रारंभ किया है। तो काफ़ी ऐसा दलदली क्षेत्र है जहाँ पर लोगों ने फसल उपजाना प्रारंभ कर दिया है, उस दलदली भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने में उन्होंने निरंतर प्रयास किया है, राइट। तो बहुत सा क्षेत्र ऐसा उन्होंने कवर किया है, प्रयास किया है कवर करने का, तो ये उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं। चलो, अब बात ये आती है कि दलदली जो जो क्षेत्र आपको मिलेगा नेपाल वाले क्षेत्र में नीचे मिल जाएगा, जैसे जो लुम्बिनी वाला क्षेत्र है, लुम्बिनी का आपने क्षेत्र पढ़ा हो जहाँ से गौतम बुद्ध थे, तो लुम्बिनी यानी कि लुम्बिनी कहाँ स्थित था, नेपाल की तराई में, राइट, नेपाल की तराई में ही था। तो तराई वाला जो प्रदेश है वो यही प्रदेश है जहाँ लुम्बिनी स्थित था। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े आपको पत्थर मिलेंगे, और पत्थरों में दलदली मिट्टी मिलेगी, ओके। जो वहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ पर जो उगते हैं, तो वो एक प्रकार से वहाँ देखोगे सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दलदली होते हैं, तो वहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है, राइट। तो साल्ट की मात्रा होने की वजह से तो जो पेड़ पौधे वहाँ जमते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, राइट। तो वहाँ पर आप देखोगे निरंतर क्या होता रहता है, ऊपर से पत्ते जब झड़ते हैं तो ऐसे प्रदेश में हुमस का निर्माण होता रहता है, राइट, हुमस का निर्माण होता रहता है। तो वहाँ पर हुमस निर्माण होने की वजह से पेड़ पौधों का उपजाऊ हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल फसलें होती हैं उनका वहाँ उपजाऊपन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक जो पेड़ पौधे उपजते हैं तो अपनी कठोरता की वजह से जो वहाँ के लिए अपने को सर्वाइव कर लेते हैं, वही पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं। अन्यथा कोई पेड़ पौधे जो मनुष्य द्वारा जो फसल लगाई जाती हैं वहाँ पर नहीं पनपती हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा नहीं होती, साल्ट होता है। तो जो साल्ट के लिए जो कठोर पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे आपको रेगिस्तान में मिल जाते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे वहाँ उग सकते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि इसमें आप देखोगे उपजाऊ मैदान बनाते हैं ना, तो उपजाऊ
बनाते क्यों हैं? क्योंकि इसमें ये फास्फेट डालते हैं, एक सुपर फास्फेट होता है, सुपर फास्फेट होता है, तो सुपर फास्फेट का लोग प्रयोग करते हैं। इसी के माध्यम से ये भूमि को, दलदली भूमि है, इसको उपजाऊ बनाते हैं। यानी कि लोग अपने द्वारा जो भी फसल लगाना चाहते हैं उसका प्रयोग, फसल के प्रयोग में यही सुपर फास्फेट का करते हैं ताकि फसल वहाँ पे ठीक ठाक हो सके। वैसे तो वहाँ पे नॉर्मल ये फसलें नहीं होती हैं। तो ये प्रदेश आपको कौन सा मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा दलदली। तो ये सबसे पहला प्रदेश है, ये सबसे पहला प्रदेश है मैदान का, राइट। तो मैदान का ये सबसे पहला प्रदेश माना जाता है। चलो, तो वैसे तो ये मिट्टी जो है वो जलोढ़ ही मिट्टी है। टोटल आप देखोगे तो टोटल जलोढ़ मिट्टी ही है। यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान जो बना है वो टोटल जलोढ़ मिट्टी से बना है, टोटल जलोढ़ मिट्टी से बना है। लेकिन उस मिट्टी में उसको प्रादेशिक आधार पर उसका विभाजन किया गया है कि उसमें जो पाई जाने वाली पोषक तत्वों की गुणवत्ता है, या उसमें मिट्टी की किस प्रकार से गुणवत्ता है, या आप जानते हो कि उसमें फसल की किस प्रकार की उपज हो सकती है, उन आधार पर, ठीक है, या उस भूमि की गुणवत्ता के आधार पर उसको विभाजित किया गया है अलग अलग। लेकिन है वो जलोढ़ मिट्टी ही है, वो जलोढ़ मिट्टी, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र भी अब जलोढ़ मिट्टी का एक प्रदेश भाग माना जाता है, जो सीधा सीधा आपको पर्वत से लगा लगा नीचे का क्षेत्र मिल जाता है और मैदान से जुड़ा इसका क्षेत्र मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्रदेश आपको समझ में आना चाहिए। ये कैसे निर्मित होता है तो आपको पता होना चाहिए। नदियों द्वारा बड़े बड़े जो पत्थर लाए जाते हैं वो वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर इकट्ठे होते हैं, और उसमें जो मिट्टी होती है या बजरी होती है ये वहाँ इकट्ठी नहीं होती है। ओके, ये वहाँ पर इकट्ठी नहीं होती है क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं होती है, वो थोड़ा कम होती है, तो वो आगे तक जाती है, राइट, वो आगे तक जाती है। तो इस प्रकार से जो तराई प्रदेश है वहाँ पर बजरी है, रेत है, ये इकट्ठी नहीं होती है। वहाँ पर केवल केवल बड़े बड़े गोलार्ध के पत्थर ही इकट्ठे होते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंतर्गत, वो आता है भामर प्रदेश। तो भामर प्रदेश आप देखोगे कहाँ कहाँ आपको मिल जाता है, तो भामर प्रदेश हमेशा तराई प्रदेश से लगा लगा भामर प्रदेश होता है, राइट। तराई प्रदेश से लगा लगा भामर प्रदेश होता है। जैसे आप एक चीज माइंड में सेट कर लो कि आपको अरावली पर्वत देखने को मिलेगा, तो अरावली पर्वत से लगा लगा तराई प्रदेश भी मिल जाता है, तराई प्रदेश है। तो तराई प्रदेश के बाद जस्ट आपको भामर प्रदेश मिल जाता है, जहां पर नदियां आपने देखी हो वो नीचे बहाव करने लगती हैं, राइट, नीचे नीचे चलने लगती हैं। तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर साल्ट नुमा एक परत जमी रहती है, लेकिन नदियां जो होती हैं उसके नीचे चलती रहती हैं। जैसे आपने देखी वो लूनी नदी है, राइट, वो लूनी नदी जो चलती है तो भामर प्रदेश में ही चलती है। दूसरी बात आप देखोगे जैसे सरस्वती नदी भी गायब हुई है, तो इसका एक रीजन यही माना जाता है कि वो भामर प्रदेश है। और भामर प्रदेश बनने के पीछे बेसिक रीजन क्या है वो थोड़ा आप समझ लो, क्योंकि तराई प्रदेश से लगा लगा ही होता है। तराई प्रदेश आपको जस्ट जो पर्वत होते हैं वहीं से सटीक से जो पर्वत की नीचे की ढलान होती है वहाँ लगा लगा होता है तराई प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रदेश आता है वो प्रदेश जो होता है वो भामर प्रदेश होता है। और भामर प्रदेश में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अंतःस्थलीय नदियाँ चलने को देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप देखोगे, आप कच्छ का रण देख लो, कच्छ का रण में जो नदी है, लूनी नदी है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ गायब हो जाती है, कच्छ का रण में गायब होती है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो कच्छ का रण एक भामर प्रदेश है, कच्छ का रण एक भामर प्रदेश है, जहां पर आप देखोगे ऊपर नमक है, साल्ट की परत जमी रहती है, जबकि नीचे आप देखोगे तो नीचे नदियां चलती रहती हैं, ठीक, नीचे नदियां चलती रहती हैं, भामर प्रदेश कहलाता है। तो आप थोड़ा समझो भामर प्रदेश एक्चुअली बनता कैसे है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर क्रिएट कर लो कि जब ये आप देखोगे, ये जो हमने ऊपर आपको इधर साइड बताए हैं ना, ये इधर साइड भी है, राइट, इधर साइड भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर्वत आपको इधर साइड फैला मिलेगा, तो यहाँ से जितना लगा लगा क्षेत्र तराई प्रदेश है वो सभी एक प्रकार का तराई प्रदेश के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन हम आपको केवल इस साइड से समझा दे रहे हैं, और आप इसको इधर भी मैनेज कर सकते हो, राइट, इसको एक्सक्यूज इधर भी कर सकते हो कि हाँ, कि जो चीज़ इधर है वो इधर भी आपको कॉपरेट हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसके बाद आप देखोगे कि नीचे साइड आपको मिल जाएगा भामर प्रदेश, इधर वाला जो इलाका है आपको भामर प्रदेश मिलेगा, नीचे वाला। तो भामर प्रदेश जो है ना वो आपको यहाँ लगा लगा मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, भामर प्रदेश। तो भामर प्रदेश की बनने की विशेषता क्या है, या भामर प्रदेश, भामर क्षेत्र, इसकी एक विशेषता ये है, पहले इसको निर्माण के आधार पर थोड़ा समझ लो इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण आप जानते हो कि नदियाँ जो होती हैं, बड़े बड़े पत्थर यहाँ क्या कर लेती हैं, डाल देती हैं पहली तराई क्षेत्र में। अब वो
नीचे आ गई, ठीक, नीचे आ गई। और जैसे ही नीचे आती हैं तो यही नदियां जो होती हैं इनमें जो बजरी होती है, जैसे आपने देखी हो नदियां बड़ी बड़ी पत्थर लाती हैं, साथ साथ बजरी भी लाती हैं। तो बजरी तो तराई प्रदेश में बैठती नहीं है क्योंकि वो थोड़ी हल्की होती है, हल्की होती है, तो ऊपर से बहाव की वजह से वो नीचे नदियों के साथ चली जाती है। तो ये बजरी है। साथ ही साथ आप देखोगे रेत, तो रेत में आप देखोगे रेत भी आपको मिल जाएगी। तो बजरी है, रेत है, ये अपने साथ नदियां हैं लेके आती हैं, लेकिन ये घुलती नहीं है। दिमाग में ये माइंड में सेट कर लेना, बजरी रेत जो है वो कभी जल में नहीं घुलती है, केवल घुलती जो है वो आपकी मिट्टी घुलती है। ठीक है, ये जो विलेय है ना ये नहीं होता इसमें, जो आप विलायक समझते हो, विलेयन का विलेय में जो का जब विलायक की मात्रा मतलब एक विलायक पात्र किया जाता है तो उसमें आप देखोगे कि दो पदार्थ लेते हैं, ठीक है, एक जल है या कोई ऐसा एक विलयन लेते हैं तो उसको उसमें घोलते हैं, राइट, तो वो एक घुलनशील हो जाता है। जैसे आप देखोगे जल में नमक को घोलते हैं या चीनी को हम जैसे घोलते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से वो घुल जाती है, घुल जाती है। लेकिन बजरी जो है या रेत जो है वो कभी भी जल में घुलती नहीं है, जल में कभी नहीं घुलती है, तो ये विलायक नहीं बनती है, इनका विलयन नहीं बन पाता है, राइट, इनका विलयन नहीं बन पाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि बजरी है, रेत है, इनका कभी भी विलयन नहीं बनता है, क्योंकि ये जल को सोखने की इनके अंदर जो होती है वो क्षमता नहीं होती है, राइट। बात एक चीज़ समझो, ये जल को कभी सोखती नहीं है, ये जल को कभी नहीं सोखती हैं। आप देखना, रेत लेना मुट्ठी में और आप जल में डुबाना और ऐसी मुट्ठी से निकालना, तो उसके अंदर आप देखोगे तो रेत में पानी नहीं जाएगा, वो वैसी सूखी सूखी निकल आती है, नहीं जाता ना पानी। तो इसका रीज़न है कि वो जल को सोखती ही नहीं है, तो ये कभी भी जल को धारण नहीं करती हैं, लेकिन जल के साथ बहाव में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या आता है कि इनमें थोड़ा इन पत्थरों की, गोलास्म पत्थरों की तुलना में थोड़ा वजन कम होता है, तो ये आगे बहती हुई ये जमने लगती हैं। तो ये प्रदेश आप देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये जम जाती हैं। तो आप देखना यहाँ पर ये तराई प्रदेश है, इसके नीचे लगा लगा ये होता है भामर प्रदेश। तो भामर वाला जो प्रदेश है वो इसी से निर्माण होता है, बजरी रेत से। तो यही बजरी है, जैसे इस प्रकार से ये नदी आई, राइट, ये नदी आई, तो नदी आप देखोगे यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये बड़े बड़े, ये तो तराई प्रदेश हो गया, राइट, ये आपका तराई प्रदेश हो गया। इसके बाद आप देखोगे नीचे का जो क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ पर आपको बजरी मिलेगी, इस प्रकार से आपको बजरी मिल जाएगी। तो यही बजरी जो है, यही बजरी जो है ये आपका भामर प्रदेश कहलाता है। तो भामर प्रदेश इस प्रकार से बनता है। ओके, तो भामर प्रदेश में एक चीज़ माइंड सेट कर लेना कि ये बजरी जो होती है, इस बजरी में भी आपको जल नीचे क्या होता है, सोखता रहता है, लेकिन बजरी नहीं सोखती है, बजरी रेत नहीं सोखती, जबकि उसके नीचे की जो जमीन होती है वो सोखती रहती है। इसका कारण क्या है कि जैसे बजरी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ मान लो बजरी जम गई, ठीक, अब यहाँ बजरी जम गई तो इसमें जो जल है इसके नीचे जो आप देखोगे, कितना भी आप पतरे इस प्रकार से कंकड़ों को कितना भी सटीक मिला लेना, लेकिन इनके बीच में आपको स्पेस मिलेगा ही, राइट, इनके बीच में स्पेस मिलेगा। आपको घर्षण का नियम पढ़ना, उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि आप इस प्रकार से पत्थर ले लो, इस प्रकार छोटे छोटे पत्थर ले लो और इन पत्थरों को आपस में मिलाओ। इन पत्थरों को अगर आप आपस में मिलाते हो तो इनके बीच में स्पेस रह जाता है, और आप इनको घिसो तो आप देखोगे कभी भी ये घर्षण उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसमें कभी भी आप मिलान नहीं कर सकते हो। ठीक है, कभी भी नहीं मिलान कर सकते हो, चाहे किस प्रकार से भी मिलाओ, कभी भी मिलान नहीं कर सकते। इस प्रकार से इसमें अंदर जो स्पेस रहता है इसमें क्या है, पानी भर जाता है। तो ये एक प्रकार का आपको देखना, ये पानी भर गया तो ये पानी को नीचे सोखता है, पानी को नीचे सोखते आए, पानी जैसे नीचे सोखता है तो ये नीचे आप देखोगे भामर जैसा बनने लगता है। और ऊपर आप देखोगे, ऊपर जैसे बहाव में आता है तो ऊपर आप देखोगे साल्ट भी आ जाता है, उधर से साल्ट आता है बहा बहाकर, तो वो इसके ऊपर जमता रहता है, इसके ऊपर जमता है। लेकिन नीचे आपको मिलेगा, नीचे आपको स्पेस वाला क्षेत्र ही मिलेगा, स्पेस वाला क्षेत्र मिल जाएगा, लेकिन ऊपर जो एक सपाट सा मिलेगा। ऊपर सपाट सा क्यों मिलेगा, जब नदियाँ तेज आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा ऐसा पदार्थ भी लेके आती हैं जो एक प्रकार का साल्टी होता है, राइट, वो अपने साथ लेके आती हैं घुल, क्योंकि कोई भी चीज़ है, रासायनिक पदार्थ बहुत सारे होते हैं, नदियों के माध्यम से रासायनिक बहुत पदार्थ बहुत सारे होते हैं वो अपने साथ लेके आती हैं। तो यही घुलते जो पदार्थ हैं ये ऊपर सपाट से जम जाते हैं, ऊपर जमने लगते हैं, क्योंकि नीचे आप देखोगे तो वो जो बजरी जमी है वहाँ तक ये नहीं पहुँचते हैं, इसकी वजह से नीचे जो है वो छिद्रनुमा रहता है। तो भामर प्रदेश है वो एक छिद्रनुमा होता है, भामर प्रदेश है वो एक प्रकार का छिद्रनुमा होता है। और इसमें आप देखोगे कि ऊपरी जो इसका सतह होती है वो समतल सी देखने को मिलेगी, और उसमें बहुत सारी
आपको नमक की परतें जमी मिलेंगी, ठीक है। और नीचे का जो क्षेत्र है वो आपको छिद्रनुमा मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो नदियाँ आती हैं इस प्रदेश में, जैसे ही नदियाँ दूसरी गुजरी, मान लो ये नदियाँ पुरानी हो गई, इसने बहाव करके यहाँ जमा दिया, अब कोई नई नदी बन गई, अब नई नदी बन गई तो वो यहाँ से आएगी तो इसमें तो विलीन हो जाएगी, इसमें वो विलीन हो जाएगी। तो कच्छ का रण जो है उसमें पहले कभी नदियाँ थीं, पहले कभी समय के पहले कभी नदियाँ रही होंगी, तो उन्होंने वहाँ पर भामर प्रदेश को तैयार कर दिया, भामर प्रदेश बना दिया। अब वो नदियाँ वहाँ से समय के साथ ख़त्म हो गई, अब नई नदियाँ आई तो वही नदियाँ भामर प्रदेश से फिर गुजर रही हैं, तो वो नदियाँ जो हैं वो नीचे से गुजर जाएंगी, नीचे से गुजर जाएंगी, क्योंकि उनमें स्पेस देख रही हैं कि नीचे साइड स्पेस ज़्यादा है, ऊपर स्पेस है नहीं, तो ऊपर स्पेस ना होने की वजह से नीचे से निकलने लगती हैं, तो ऊपर जो है वो जमाव ऐसा बना रहता है। लेकिन एक माइंड में सेट कर लो कि ज़्यादा चौड़ाई की नहीं मिलेंगी, ये ज़्यादा चौड़ाई की नहीं मिलती हैं, बीच बीच में आपको खंभ मिल जाते हैं, ताकि ये जो नदियां हैं वो निरंतर सही से बहती रहें। या ऊपर से या परत ज़्यादा परत इतनी मोटी नहीं होती है कि वो सारा परत उस पर बनी रहेगी, क्योंकि परत उसमें धस भी जाती है। तो इस प्रकार से वो नदियाँ कभी कभी आपने देखे हों, न्यूज में बनी रहती हैं कि यहाँ नदियाँ विलीन हुई, देखो अब दिखाई पड़ी है, ठीक है, ये समाचार पत्रों में रहती है। तो इसका कारण यही है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका भामर प्रदेश है। तो भामर प्रदेश में आप देखोगे साल्ट जो है वो सबसे ऊपर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आप देखोगे तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, यहाँ पर हुमस का निर्माण आपको मिल जाएगा, हुमस का निर्माण यहाँ भी आपको मिलेगा। तो दलदली वाले क्षेत्रों में हुमस निर्माण बनता रहता है, ठीक है। चलो चलिए, तो इसके नीचे क्या होता है कि जब जैसे जैसे नीचे आती हैं तो फिर ये अपने आसपास ये काटती रहती हैं, नीचे चलती हैं तो नीचे क्या ये नदियाँ काटती नहीं, आसपास का क्षेत्र काटती हैं, तो नीचे नीचे काटती हैं। तो आप जानते हो कि जो नदियाँ नीचे काटती हैं, एक बात माइंड में सेट कर लो, जो नदियाँ न्यू हैं तो वो हमेशा अपना आसपास का एरिया काटती हैं। जैसे कोई नदी है न्यू है, गुजर रही है कहीं क्षेत्र या भामर से गुजरी है, कहीं से भी गुजर रही है, तो वो नदियाँ जो होती हैं वो अपने आसपास की मिट्टी को काटती हैं। न्यू है, आसपास की काट रही हैं, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी रहती है वो थोड़ा कठोर रहती है, राइट, नीचे की मिट्टी थोड़ा कठोर है, क्योंकि पर्वत वो चट्टानें मिलती हैं तो उसको थोड़ा कम काट पाती है। ऊपर की मिट्टी है वो थोड़ा आपको मुलायम मिल जाएगी, सॉफ्ट मिल जाएगी, इस वजह से ये काटती रहती है। तो ये नदियाँ आपने देखी हो, न्यू नदियाँ जो होती हैं वो आसपास की मिट्टी काटती हैं तो ये काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, ये आपको काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, राइट, ये बहुत चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन यही नदियाँ जब ओल्ड होती जाती हैं तो ओल्ड होती जाती हैं तो एक समय तक तो ये काटती रहती हैं, काटती रहती हैं, काटती रहती हैं। अब बात ये आती है कि फिर कब तक काटेंगी, पानी का अगर अभाव हो गया फिर क्या करोगे, और पानी की जैसे ही अभाव होता है तो ये नदियाँ आसपास का काटना बंद करके नीचे की काटने लगती हैं, नीचे काटती रहती हैं, तो ये नदियाँ आप देखोगे गहरी हो जाती हैं, ठीक है। तो गहरी नदी हमेशा पुरानी नदी होती है और वो ज़्यादा चौड़ी नहीं हो पाती है, और नई नदियाँ हैं हमेशा चौड़ी हो जाती हैं। न्यू नदियाँ हमेशा चौड़ी मिलेगी, ओल्ड नदियाँ जो हैं वो आपको चौड़ी नहीं मिलेगी। वो एक समय चौड़ी थी, एक समय वो चौड़ी थी, लेकिन आसपास की मिट्टी पुनः वहीं भर गई और वो नीचे से फिर चलने लगती हैं तो वो गहरी मिलती हैं। तो हमेशा याद रखना, नई पुरानी नदियाँ हैं वो बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती हैं, साथ ही साथ आप देखोगे नीचे से वो क्या होती हैं, गहरी मिलेंगी, ठीक है, गहरी मिलेगी। न्यू नदियाँ जो होती हैं वो इतने बड़े बड़े खड्डों का नहीं निर्माण कर पाती हैं, वो केवल बी शेप की आकृति की बनाती हैं, घाटियाँ बनाती हैं, और साथ ही साथ बी आकार की घाटियाँ बनाती हुई वो चौड़ी रहती हैं, ठीक, चौड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार से उन वो नदियाँ जो है उथली रहती हैं। तो आप यही चीज़ यहाँ समझिए कि जो भी भामर प्रदेश में नदी जैसे गुजरती है तो आसपास का वो काटती रहती, आसपास का काटती रहती, तो नदियाँ बहुत चौड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर भी भामर में भी तो फिर आप देखोगे ऊपर वाला क्षेत्र कभी कभी धस जाता है, जैसे ही धसा तो पता चल जाता है। तो यही एक बेसिक रीजन होता है इनका। चलिए तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रदेश है आपको कहाँ मिल जाएगा, कच्छ का रण में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको उधर पर्वत से लगे लगे मैदान हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा। चलो, अब बात ये आती है कि भामर प्रदेश में क्या है कि इसमें आप देखोगे जो फसलें होती हैं वो भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसमें आपको नीचे रेत मिलती है, रेत बैठ जाती है तो रेत मिल जाएगी, बजरी मिल जाएगी। तो बजरी रेत है, वहाँ कौन सी फसलें होंगी भाई, नहीं होंगी। ऊपर साल्ट है तो साल्ट पे कौन सी फसलें होंगी, नहीं होती है ना। तो वहाँ पर जो इस पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इसको सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं तो वो उग जाते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे ज़्यादा लंबे लंबे नहीं हो पाते हैं, ओके, ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं,
क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है केवल नमक ही नमक उनको मिल पाता है और अदर पोषक तत्व उनको मात्रा नहीं मिल पाती है। और ह्यूमस का निर्माण जरूर होता है लेकिन नमक की साल्टी मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह से वो पेड़ पौधे हैं ज़्यादा लंबाई के नहीं हो पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे तो काफ़ी दूर दूर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ लीजिए। इसके बाद तीसरा जो मैदान आता है वो आता है आपका बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश को एक चीज़ समझो कैसे बनता है। तो खादर प्रदेश आपको समझ में सॉरी आपको ये दो प्रदेश आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे बनते हैं। तराई प्रदेश है और भामर प्रदेश है। तो ये पर्वत से लगे लगे दो प्रदेश होते हैं। अब तीसरा जो प्रदेश होता है वो पर्वत से थोड़ा हटके होता है। ओके, पर्वत से थोड़ा हटके होता है, थोड़ा उसको समझ लो। अब वो क्या होता है कि यही नदियां जो हैं जब समतल मैदान में गुजरती हैं, ओके, यही नदियां समतल गुजार में गुजरती हैं। तो नदियों की पहली एक चीज़ एक समझो कि नदियां काफ़ी न्यू होती हैं और पुरानी भी होती हैं, ठीक। वही न्यू होती हैं और एक समय के बाद वो पुरानी हो जाती हैं। तो आप एक चीज़ समझो कि न्यू और पुरानी के बाद इसमें क्या बेसिक डिफरेंस हो जाता है इनके पुनर्योजन में। चलो, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, जैसे बांगर प्रदेश जो बनता है, तीसरा आता है बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश आप देखना ये एक समय की उपजाऊ मिट्टी रहती है, एक समय उपजाऊ मिट्टी रहती है जब नदियां यहाँ से गुजरती होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बांगर प्रदेश एक समय खादर प्रदेश रहा होगा। वो कैसे बनता है तो यहाँ समझो। जैसे आप जानते हो कि कोई नदी है इस प्रकार से गुजर रही है, ठीक। तो नदी हमेशा याद रखना, नदी कभी सीधी, नई नदी होती है कभी सीधी मार्ग में नहीं गुजरती है, ओके। नई नदियां जो होती हैं वो कभी सीधा मार्ग में नहीं गुजरती हैं, वो हमेशा देखना विसर्प बनाती हैं। वो इस प्रकार से विसर्प बनाती हैं, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से वो विसर्प बनाती हैं ऐसे। तो आप जानते हो कि इधर आप देखोगे जैसे कि इधर आपको मिल जाएगा तराई वाला, फिर आपको मिल जाएगा आपको भामर वाला। तो ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे इसके सामने ही मिले, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखना, जब यहाँ जमा हो जाता है आगे चलती है नदियाँ तो आगे आपको मिल जाएगा ये खादर प्रदेश। अब मान लेते हैं ये खादर प्रदेश है और खादर प्रदेश में आपको एक चीज़ माइंड में सेट करना, ये खादर प्रदेश जो है इसमें मिट्टी जो होती है वो वहाँ जमा होने लगती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं घोल घोल कर, वो ना भामर प्रदेश में बैठती है ना वो आपको तराई प्रदेश में बैठती है, वो आपको खादर प्रदेश में बैठने को देखने को मिलेगी, राइट। वो खादर प्रदेश में बैठती है तो वहाँ पर आप देखोगे वही धूल की जो मिट्टी है वो उसमें घुली होती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा मिल जाती है। पोटेशियम मिल जाएगा आपको, सिलिकॉन की मात्रा मिल जाएगी आपको, एल्यूमिनियम की मात्रा भी, धातु, ये चीज़ें मिल जाते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं लेकिन नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनकी मात्रा वहाँ पे एक प्रकार अभाव होता है, कम होती है, बहुत मात्रा में बहुत ही कम होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन होती है, कुछ पॉइंटों में देखने को मिलेगी। चलो, अगर बिल्कुल नहीं होगी तो कभी भी खादर प्रदेश में आप यूरिया नहीं डालना, फिर भी फसलें जमने आती हैं। देखियो फसलें आपको उगने लगती हैं तो कुछ ना कुछ उगनेगी, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपको नाइट्रोजन का मिलता है। बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकती। नाइट्रोजन एक मुख्य गुणवत्तापूर्ण एक पदार्थ माना जाता है किसी भी फसल को उपजाने के लिए, ओके। तो आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर आपको खादर प्रदेश मिल जाएगा। अब खादर प्रदेश जो होता है यहाँ पर आपको मिट्टी मिलेगी। तो मिट्टी जो होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, जो नदियों में घुल के आती है, वही मिट्टी जो है अब वो नदियाँ लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं तो वो अपने नीचे क्या है कि नदियाँ जो होती हैं वो मिट्टी का भी जमाव करती हैं। तो आप एक माइंड में सेट करना कि ये नदियाँ इस प्रकार से चलती हैं। तो यहाँ पर आपको खादर प्रदेश ये मिल जाएगा, राइट। ये आपको पूरा खादर प्रदेश मिलेगा, ये आपको पूरा की पूरा आपको खादर प्रदेश मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिट्टी अपना जमाव कर देती हैं नदियाँ, ठीक है, मिट्टी का जमाव कर देती हैं, तो ये आपको खादर प्रदेश मिलता है। अब बात ये आती है कि ये बांगर प्रदेश कैसे बनता है। तो खादर प्रदेश से ही बांगर प्रदेश बनता है। खादर प्रदेश पहले बनेगा, इसके बाद बांगर प्रदेश बनता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं उसमें क्रम से, तो उसके अंतर्गत हम पहले पढ़ लेते हैं तराई प्रदेश, भामर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और फिर कल्लड़ क्षेत्र, इस प्रकार से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन बांगर प्रदेश पहले बनता है, बांगर प्रदेश पहले बनता है। जब नदियाँ बनी थी तो नदियाँ बनने के बाद में वहाँ पर जैसी भी मिट्टी थी वो तो सभी एक समान मिट्टी थी, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई उपजाऊ नहीं था, पहले एक समान मिट्टी थी। लेकिन जब नदियाँ वहाँ पर गईं तो उन्होंने खादर प्रदेश बना दिया। अब वो खादर प्रदेश में मिट्टी जम गई तो वही उपजाऊ हो गया, राइट, वही उपजाऊ होने लगा मैदान। अब क्या होता है
कि यही खादर प्रदेश में निरंतर नई नई मिट्टी लेके आती है, नई नई मिट्टी लेकर आती है। तो ये मिट्टी है यहाँ पे जमाव करती रहती है, और ऐसा नहीं है कि सामने ही जमाव करे, आसपास भी करती है, इसके आसपास भी करती है, क्योंकि नदियाँ नई होती हैं ये, और नई नदियाँ हमेशा, हमने आपको बताया, ये आसपास का क्षेत्र भी काटती हैं। इस प्रकार से आसपास का क्षेत्र काटती हैं। तो ऊपर से जो मिट्टी लाई है वो यहाँ पर जब समतल में आती हैं तो यहाँ पर वो अपना जो नई नई मिट्टी है उसको यहाँ पर जमाव करने लगती हैं, राइट। अब वो जमाव करती हैं, इधर भी करती हैं, इधर भी करती हैं। तो ये जो आसपास का जो प्रदेश है, आसपास का जो प्रदेश है, वो प्रदेश जो है आपको खादर वाला मिल जाएगा, खादर वाला आपको मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना, खादर जो प्रदेश है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, उन मिट्टी का जमाव के आधार पर ही बना है, मिट्टी के जमाव के बाद ही बना है, वो खादर प्रदेश कहलाता है। लेकिन खादर प्रदेश बांगर में कैसे परिवर्तित हो जाता है वो एक माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे आप जानते हो कि एक समय के बाद, जैसे ये नदी है, एक समय के बाद ये नदी जो होती है, समय के अनुसार आप जानते हो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, घटनाएं होती हैं, तो कभी कभी जल ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो आप जानते हो यही नदी जो है वो पहले इस प्रकार से आ रही थी, इस प्रकार से आ रही थी, वो सीधी फिर गुजरने लगती है इस प्रकार से, राइट। इस प्रकार से वो सीधी हो जाती है। अब बात ये आ गई कि ये नदी जो है, अब खादर प्रदेश उन्होंने, इस नदी ने इधर बना दिया, खादर प्रदेश उसी नदी ने इधर क्षेत्र में बना दिया। अब इधर क्षेत्र में तो खादर प्रदेश बन गया। अब पानी का जल है वो इस साइड में नहीं जा रहा, समझ रहे हो। अब पानी का जो है जल है, ठीक, वो इस साइड में नहीं जा रहा नदियों का, क्योंकि नदी जो सीधी हो गई, समय के अनुसार परिवर्तन होता है नदियों में, वो सीधी हो गई। तो सीधी हो गई तो ये नदी विसर्प नहीं बना रही। विसर्प जब बनाती है तो हमेशा खादर प्रदेश विसर्प से बनता है। जब वही नदी सीधी हो जाती है तो वही विसर्प वाला जो मैदान होता है वही बांगर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि बांगर प्रदेश में फिर पानी नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि नदी अब सीधी हो गई समय के अनुसार, और न्यू नदी हमेशा आपको देखना खादर बनाती है, और वही समय के अनुसार जब वही नदी ओल्ड हो जाती है तो उससे लगा लगा जो आसपास का क्षेत्र है वो बांगर में परिवर्तित हो जाता है। वो बांगर में क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि जिस क्षेत्र में पहले वो खादर था, जिस क्षेत्र में वो पहले खादर था, जहाँ से नदियाँ गुजरी थी, आज वो वहाँ से नदियाँ नहीं गुजर रही हैं। उसका रीजन यही कि वो नदी जो विसर्प बना रही थी, एक्चुअली वो अब विसर्प नहीं बना रही है, वो सीधी हो गई है, ठीक है। इस प्रकार से यही नदी है वो सीधी हो जाती है। तो अब ये वाले जो मैदान है, ये वाला, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो खादर प्रदेश है यही बांगर में बदल गया, क्योंकि अब पानी यहाँ नहीं आ पा रहा, नई नई मिट्टी का जमाव नहीं हो रहा है, नई नई मिट्टी का जमाव नहीं हो रहा है। तो यही प्रदेश है वो आपका बांगर में परिवर्तित हो जाता है। बांगर का प्रदेश का मतलब है कि यही जो प्रदेश है बांगर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का अभाव हो जाता है, पानी का आपको अभाव मिलेगा। फिर आप देखोगे जो लोग होते हैं पानी का प्रयोग करते हैं बांगर में प्रदेशों में, तो वहाँ पर फसलों के लिए उगाने के लिए निरंतर सिंचाई करते हैं नए नए इंजनों के माध्यम से, या कुछ ऐसी बहुत सारी पंपिंग लगे होते हैं उनके माध्यम से सिंचाई करते हैं, समर लगी होती हैं उनके माध्यम से सिंचाई करते हैं। तो वो सिंचाई करते हैं फिर, राइट। तो वो बांगर प्रदेशों में करते हैं क्योंकि वहाँ तक नदियों का पानी नहीं जा रहा है, तो वो फिर करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहता है, क्योंकि एक माइंड में सेट चीज़ कर सकते हो कि जो नदियाँ पानी यहाँ से लाती हैं, राइट, क्योंकि फिर भी ये उपजाऊ नहीं रहता है, कम रहता है, होता है कम होता है, लेकिन ये कैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन होता है। लोग सिंचाई करते हैं तो अपना प्रयास करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के दम पे वहाँ पर फसल उपजाते हैं, अपनी दम पे फसल उपजाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ये है कि नदियाँ आप देखोगे तो इसमें आती है साल्ट की मात्रा। नदियों के द्वारा जो खादर प्रदेश आप पहले बना था, खादर प्रदेश पहले बना था, अब वही नदी इधर से आ गई तो ये बांगर हो गया। अब क्या होता है कि लोग हैं यहाँ से सिंचाई कर रहे हैं, अब यहाँ से पाइप डालते हैं, यहाँ सिंचाई कर रहे हैं, राइट। तो इस नदी में आप देखोगे साल्ट की मात्रा होती है, साल्ट की मात्रा होती है। तो यही नदी से जब वो जल धारण करते हैं या जो भी सिंचाई करते हैं तो वो साल्ट यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ साल्ट डाल दिया तो ये वाला जो क्षेत्र है साल्ट से जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, तो ये क्षेत्र ऊंचा हो जाता है थोड़ा, ये क्षेत्र जो है ऊंचाई पे हो जाता है। ऊंचाई पे अगर हो गया तो फिर आप जानते हो यहाँ पर तापमान की मात्रा भी अधिक हो जाती है, ठीक है। तापमान जो है आप देखोगे तो अधिक होने लगता है, तो ये ऊंचाई पे आप देखोगे निरंतर तापमान में वृद्धि जैसे देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपको बांगर वाला काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाता है, कैसा, ऊंचाई पे, ठीक है। चलो
अब बात ये आती है कि ये उपजाऊ कम रहता है, इसका कारण है कि साल्ट आता है, और साल्ट में हमेशा याद रखना फसलें बहुत कम होती हैं, नहीं होती हैं, निम्न स्तर के बराबर समझ लो फसलें होती हैं, बहुत कम होती हैं साल्ट में, कि साल्ट जो होता है एक लबड़ी होता है। और आप हमेशा याद रखना बांग्ला प्रदेश एक प्रकार का लबड़ी बन जाता है बाद में, वो लोगों के निरंतर मेहनत करने से, क्योंकि नदियों के माध्यम से लाते हैं पानी। अगर जिस क्षेत्र में इंजन के माध्यम से पानी आता है, जिससे नीचे बोरिंग होती है उसके माध्यम से पानी आता है, तो वो बांग्ला प्रदेश में अच्छी फसल होती है, अच्छी फसल कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर का प्रदेश है और वहाँ पे नदी है, और नदियों के द्वारा जब वहाँ पे निरंतर पानी लाओगे तो वहाँ साल्ट जमा होता रहता है, क्योंकि नदियों में होता है साल्ट, निरंतर साल्ट जमा रहता है, तो वही बांग्ला प्रदेश आप देखोगे ऊसर जैसी भूमि बन जाती है। यही एक्चुअली में आप देखोगे, यही भूमि जो बांगर वाली है, यही भूमि जो बांगर वाली है, यही अर्थ कहलाती है आपकी कल्लड़ भूमि। तो ये कल्लड़ भूमि कैसे बनती है? ये लोगों के मानवीय क्रियाकलाप की वजह से बनती है, क्योंकि वहाँ पर ये निरंतर नदियों के माध्यम से सिंचाई करते रहते हैं। तो यही बांगर प्रदेश एक समय में यही किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका कल्लड़ भूमि में, ऊसर भूमि जिसे हम कहते हैं। चलो, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि बांगर प्रदेश जो होते हैं, यहाँ पर आपको एक समय में जब मिट्टी जमा होती है, यहाँ पर मिट्टी जमा होती है, तो यही मिट्टी आपको देखना छोटे छोटे बड़े बड़े कण इसमें आपको मिल जाते हैं, बड़े बड़े कण इसमें मिलते रहते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े आपको कण मिल जाएंगे इसमें भी, तो बड़े बड़े कण इसमें भी मिलेंगे आपको। ये वाला जो प्रदेश है, तो ये बांगर प्रदेश हम बोलते हैं। पहले ये एक समय खादर रहा है, फिर ये बांगर हो गया, क्योंकि अब इसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है, नदियों का फसल नहीं हो पा रही है, तो ये बांगर हो गया और काफ़ी ऊंचास पे हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर नदियाँ जो गुजर रही थी वो काटना बंद कर दी, काटना बंद कर दी। क्यों? पहले यहाँ काटती थी, अब काटते 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 कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कुछ ऐसी बाढ़ आ गई कि नदियाँ वो सीधी बहने लगी। तो यहाँ पर देखोगे तो इधर वाला जो मैदान काट रही थी वो एक समय तक तो काटा, लेकिन फिर काटना बंद कर दिया। अब काटना बंद कर दिया तो वो नीचे हो गई, नदियाँ ढलान में हो गई, तो ये वाला जो प्रदेश है वो ऊंचास पे हो जाता है। ऊंचाई पे जैसे ही हुआ तो फिर तो वहाँ पानी का अभाव हो जाएगा, पानी का अभाव होते ही पानी का अभाव होते ही वहाँ पर क्या है, फसलें जो हैं वो कम हो जाती हैं, तो बांगर प्रदेश कहलाता है, कम उपजाऊ रह जाता है, कम उपजाऊ रह जाता है। और लोग निरंतर साल्ट की मात्रा डालते रहते हैं, तो फिर उस भूमि को वो कल्लड़ भूमि बना लेते हैं। चलो, तो ये होता है आपका बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश आपको समझ में आ गया होगा कि बांगर प्रदेश में उपजाऊ जो होती है भूमि बहुत कम होती है। ठीक है, एक समय ये खादर रहता है, तब ये उपजाऊ रहती है, फिर ये बांगर परिवर्तित हो जाती है तो ये कम उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ तो रहती है, लोग मेहनत करते हैं तो उपजाऊ बनी रहती है, वैसे तो ये एक प्रकार की ऊसर भूमि समझ लो इसे भी। चलो, तो बांगर प्रदेश में भी आपको बड़े बड़े कण मिल जाएंगे, और ये काफ़ी दूर दूर रहता है, नदियों से बहुत दूर रहता है। ओके, ये नदियों से बहुत दूर रहता है। एक समय नदी वहाँ से थी, लेकिन अब बाद में नदी सीधी हो गई तो वो प्रदेश दूर हो गया, तो वहाँ पर पानी का अभाव हो गया, इस वजह से वही प्रदेश है वो बांगर कहलाने लगता है, उचास पे हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें इस पर समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से बांगर प्रदेश खादर प्रदेश बनता है। तो वही बांगर प्रदेश है, वही खादर प्रदेश है, वो बांगर प्रदेश में परिवर्तित हो जाता है। राइट, अब निरंतर मेहनत लोग करते हैं तो फिर बन जाता है। फिर निरंतर प्राकृतिक आपदाएं आए, कुछ आए तो भाई उचास पे फिर नदियाँ अगर आ जाए, तो बाई चांस ये काल्पनिक चीज़ें हैं, हो सकता है, तो फिर वही बांगर का खादर में परिवर्तित हो जाए। तो ये तो फिर प्राकृतिक आधार पे ही समझ सकते हो। ठीक है, तो बांगर और खादर आपको समझ में आ ही गया है। एक साथ मैंने आपको दोनों को कंप्लीट समझाई दिया है कि खादर प्रदेश है वो नदियों से लगा लगा क्षेत्र होता है, जहाँ पे नदियाँ निरंतर काटती रहती हैं, मिट्टी को काटती रहती हैं और आगे वाले क्षेत्रों में विभाजित करती रहती हैं या उसको फैलाती रहती हैं। ठीक, जैसे यहाँ से काटती रहती हैं, ढलान से काटा काट काटा काट, इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे, और काट काट के इधर साथ साथ लाएंगे, तो ये पूरे मैदान जो हैं, इधर वाले मैदान जो हैं, इस पूरे मैदान में फैलाती रहती हैं। तो ये पूरा एक खादर प्रदेश कहलाता है। अब वही नदियाँ जो हैं, अब इस यहाँ से ना गुजर करके वो इस क्षेत्र से गुजरने लगी, तो ये पानी यहाँ नहीं जा पाता है। अब पानी यहाँ नहीं गया तो ये प्रदेश बांगर प्रदेश बन गया। ओके, ऐसे आप समझ सकते हो। चलो, तो खादर और आपको बांगर दोनों आपको स्पष्ट एक साथ समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आ गई होंगी। तो बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश कैसे बनते हैं, तो आप तीसरे नंबर पर लिख लो बांगर और चौथे पर लिख लो खादर। तो खादर प्रदेश हमेशा उपजाऊ वाला होता है। ठीक है, हमेशा उपजाऊ मैदान माना जाता है, ये उपजाऊ मैदान होता है, सबसे ज़्यादा फसलें होती हैं खादर प्रदेश में, क्योंकि नदियाँ निरंतर यहाँ पर अपनी मिट्टी नई नई मिट्टी ले लेके जमाव करती रहती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उपजाऊपन है वो बना रहता है। राइट, चलो, हाँ साल्ट की मात्रा हो सकती है, क्योंकि नदियाँ लाती हैं तो साल्ट तो बना है, लेकिन वो अपने साथ पोषक तत्व भी तो ज़्यादा लाती हैं, तो फिर वहाँ पर जो साल्ट है उसकी कमी रहती है और उपजाऊपन ज़्यादा रहता है।
चलो, तो बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश आपको दोनों एक साथ समझ में आ गए होंगे। पांचवा अगर आता है तो ये आता है कल्लड़ भूमि, कल्हड़ भूमि, या इसे हम ऊसर भूमि भी बोलते हैं। तो ऊसर भूमि आप जानते हो कैसे बनती है, तो आप हमेशा याद रखना, ऊसर भूमि जो है ये, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि मानवीय क्रियाकलाप भी हैं इसमें। तो मानवीय क्रियाकलाप वो क्या है? पहला कारण तो यही है कि प्राकृतिक कारण पहले समझ लो। प्राकृतिक कारण में आप जानते हो ऐसा कारण होता है या ऐसा कारक जिम्मेदार होता है, जो बांगर प्रदेश है, जो बांगर प्रदेश है, उस बांगर प्रदेश में मिट्टी में क्या है, निरंतर जो भी गुणवत्ता उसकी खादर भूमि के समय थी वो बांगर प्रदेश में और कम हो जाती है। और जैसे जैसे उसमें पानी का अभाव होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, कभी पानी पहुंचता ही नहीं है। और जब बरसात जो होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, बरसात बहुत कम मिलती है, क्योंकि बरसात हमेशा मानसून तो रहता नहीं है, गर्मी के भी दिन आते हैं ना। तो वही मिट्टी जो है एक्चुअली में क्या है, कल्लड़ भूमि होने लगती है, क्योंकि उसमें गुणवत्ता निरंतर कम होती जाती है, पानी मिलता नहीं, गुणवत्ता कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो फिर क्या है, वही जो बांगर प्रदेश है वो कल्लड़ भूमि में परिवर्तित होता जाता है, कल्लड़ भूमि में परिवर्तित होता जाता है। तो वही भूमि ऊसर भूमि जैसी कहलाने लगती है, क्योंकि उसमें आप देखोगे साल्ट की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो फिर वो ऊसर भूमि हो जाती है। राइट, तो ऊसर देखना आप हमेशा, ऊसर में कभी भी उपजाऊ मैदान नहीं है, लेकिन घास जो होती है वो जमी रहती है केवल। ऊसर आपने देखे हो, बड़े बड़े मैदान ऊसर हैं। ठीक है, तो ऐसे मैदानों में हमेशा याद रखना वो एक प्रकार की कल्लड़ भूमि या ऊसर भूमि कहलाई जाती है, जहाँ पर पानी ना होने के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी एक प्रकार का अभाव हो गया हो, तो ऐसी भूमि कहलाती है आपकी कल्लड़ या ऊसर भूमि। और ये हमेशा याद रखना, वो पहले बागर भूमि बनेगी, बागर भूमि बनने के बाद ही कल्लड़ भूमि बनती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखना कल्लड़ भूमि जो है वो बनती रहती है, लेकिन बरसात के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कल्लड़ भूमि पर भी आपको क्या मिल जाएगी, घासें अच्छी अच्छी जमी मिलती हैं। बांगर क्षेत्र जो है वहाँ भी आपको घासें जमे आती हैं। वो जमने का रीज़न क्या है कि वर्षा जो होती है, वर्षा में हमेशा याद रखना साल्ट नहीं होता है। राइट, साल्ट नहीं होता है, क्योंकि बाष्पीकरण जब किया जाता है, बाष्पीकरण जब होता है पानी का, तो कभी उसमें साल्ट की मात्रा नहीं जाती, 1% नहीं जाती, जीरो रहती है, ओनली स्वच्छ जल जाता है। स्वच्छ जल ऊपर जाता है तो साल्ट तो नीचे रह गया। अब ऊपर से जैसे ही बरसात होता है, संबंधी वर्षा होती है, तो उस वर्षा के माध्यम से आप देखोगे जब डायरेक्ट गिरती है कल्लड़ भूमि पे, बांगर भूमि पे, तो यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पर गुणवत्ता थी उसमें पुनः एक वृद्धि होती है, तो अपने आप घासें अच्छी अच्छी जमने लगती हैं। ऐसे प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र आपको ऊसर वाले भी मिल जाते हैं। तो ये स्वच्छ जल की वजह से होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, आप हमेशा याद रखना, अगर आप यहाँ पर यही कल्लड़ प्रदेश है, अगर यहाँ पर आप नदियों का पानी लगा दो तो फिर वो घास नहीं जमने वाली, क्योंकि वो घास साफ हो जाएगी, साल्ट की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, वो घास ही साफ हो जाएगी जो जमेगी। लेकिन वर्षा का पानी है उसमें साल्ट की मात्रा शून्य होती है, जीरो होती है, तो वहाँ पर जो भी एक्टिवेट जो क्रियाकलाप थे, यानी कि जो भी एक्टिव थे, जैसे एल्यूमिनियम है था, वो एल्यूमिनियम एक्टिवेट हो जाता है। एल्यूमिनियम जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो फिर क्या होता है कि वही बांगर भूमि में थोड़ी थोड़ी घास जमने लगती है, लेकिन वो उपजाऊ नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें गुणवत्ता का ह्रास हो गया है इस प्रकार से। चलिए, तो कल्लड़ भूमि ऊसर भूमि आपको समझ में आ ही गया है। तो कल्लड़ भूमि कैसे बनती है, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करें, ठीक है, किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से, तो वही बांगर भूमि कल्लड़ भूमि में बदल जाती है। जब लोग निरंतर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं नदियों के माध्यम से, और नदियों में साल्ट की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ अपने ऊपर से जब पानी लाती हैं उसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो वो उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो साल्ट ज़्यादा होने की वजह से यही बांगर भूमि है वो कल्लड़ भूमि में भी बदल जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा सिंचाई करते रहते हैं। अगर सिंचाई नहीं करते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं तो वो बांगर भूमि ही कहलाती है। राइट, सिंचाई नहीं करते हैं तो वही बांगर भूमि कहलाएगी। लेकिन लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं नदियों के माध्यम से, ज़बरदस्ती वहाँ खेती कर रहे हैं। राइट, तो वो वहाँ पर साल्ट की मात्रा इकट्ठी करते हैं, साल्ट की मात्रा इकट्ठी करते हैं, तो फिर वो एक प्रकार का कल्लड़ भूमि ऊसर भूमि कहलाने लगती है, और वहाँ फूस जमने लगता है। आपने देखो फूस बहुत खड़े रहते हैं, वो जमते हैं, लेकिन वहाँ पर और फसल नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो आपने सुना हो केशुकत्व का, तो केशुकत्व कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, केशुकट आपने देखो, एक नीचे जब जल जाता है तो इस प्रकार से रिस का नीचे जल जाता है, और आपने देखा हो जब ऊपर जल आता है तो ये रिस कर ऊपर आता है। राइट, इसी रिस कर ऊपर आता है, पहले तो नीचे तक जाता है और एक समय तक जाएगा, इसके बाद
इसके बाद आप देखोगे तो एक समय तक ये जल का जितना अपने आप में भराव कर लेता है वो करता रहता है, एक समय में वो नहीं कर पाता है। तो फिर आप देखोगे कि ऊपर की जो आप देखोगे कि निरंतर आपको नमी मिलती रहती है, भले ही ऊपर से धूप कितनी पड़े लेकिन नमी रहेगी। नमी रहने का कारण क्या है कि फिर यही जल जो नीचे तक गया है यही ऊपर आने लगता है, किस कत्व के माध्यम से, किस कत्व के माध्यम से, तो फिर ये नमी बनी रहती है। तो हमेशा याद रखना किस कत्व की यहाँ पर काफी भूमिका होती है, और ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो ऊसर भूमि जो है इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे एक रेंगती हुई मिट्टी भी बोलते हैं। क्यों रेंगती मिट्टी इसलिए और बोलते हैं क्योंकि आप जानते हो कि जैसे नदियां हैं अपने आसपास का क्षेत्र ये काटती रहती हैं, राइट, आसपास का ये अपना क्षेत्र काटती रहती हैं, और ये काटती काटती अपने साथ ले जाती हैं, राइट, अपने साथ ले जाती हैं साल्ट, और एक समय में यही साल्ट को यहाँ बिछा देती हैं। और फिर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे क्या होता है कि ये तो बिछा दी, अब ये बिछा तो दी लेकिन ये एक समय तक काटती रहती हैं। अब इधर का क्षेत्र उन्होंने काट नहीं पाया, किनारे किनारे का लगा वाला क्षेत्र नहीं काट पाया, तो ये भी आपको ऊसर भूमि में ही मिल जाएगा। ये वाला नदियों के किनारे जस्ट लगा लगा क्षेत्र जिसे वो नदियों ने नहीं काट पाया है और वहाँ का जल अभाव हो गया है, तो वो भी ऊसर भूमि कहलाता है। ठीक है, ऊसर भूमि कहलाता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, लेकिन बांगर प्रदेश हमेशा याद रखना वो थोड़ा दूर होता है, नदियों से काफ़ी दूर होता है। लेकिन ऊसर वाला भूमि जो है वो नदियों से लगी हुई होती है, लेकिन वहाँ जल अभाव है, ऊंचाई पे है, जल अभाव है, नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ की मिट्टी नीचे से काट ली है, अब बाकी मिट्टी बच गई है, अब वो नहीं काट पाई है तो ऊसर भूमि में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से समझ सकते हो। तो इसे हम ऊसर भूमि को मिट्टी की रेंगती हुई मिट्टी कहते हैं, यानी कि इसे भूमि को मिट्टी रेंगती हुई कहते हैं, या कह सकते हैं रेंगती हुई मिट्टी कहते हैं इस ऊसर भूमि को। तो इस प्रकार से ये पीसीएस में पूछा जाता है ना, तो बता दिए हैं, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो आप एक ऐसे सेट कर लो इसको, क्रम कैसे, इसका क्रम क्या है, तो सबसे पहले तराई प्रदेश आएगा, राइट, इसके बाद भामर प्रदेश आता है, भामर प्रदेश है, इसके बाद आपको मिलेगा बांगर प्रदेश। पहले वैसे बांगर प्रदेश तो बाद में बनता है, पहले खादर बनता है, लेकिन कहीं कहीं इसको उलटफेर मिलता है देखने को। बांगर प्रदेश, फिर आता है आपका खादर प्रदेश, खादर, फिर आपका कल्लड़ भूमि या ऊसर भूमि आपको मिलेगी, कल्लड़ भूमि या ऊसर भूमि। तो ये 5 भाग हैं इस मैदान के। तो ये जो 5 भाग हैं ना, ये टोटल जो है वो जलोढ़ मृदा के ही हैं, राइट, ये टोटल जो है वो जलोढ़ मृदा के ही हैं। और जलोढ़ मृदा में हमेशा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसकी कमी रहती है। पोटेशियम तो कुछ मात्रा में आपको मिल जाएगा, लेकिन लोग इसमें जब भूमि करते हैं तो वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, काफ़ी मात्रा में डालते हैं। जैसे डीएपी डालते हैं तो डाई जो आपको मिल जाएगा पोटेशियम, ठीक है, फास्फेट जो मिल जाएगा, डाईऑक्साइड फास्फेट है, ये डीएपी है, डालते हैं, आपने देखा हो। डीएपी हमेशा याद रखना, डीएपी जो डाली जाती है वो फसल उपजाने से पहले डालते हैं, यानी कि गेहूं जब कोई भी फसल उपजाते हैं तो उसके साथ में डालते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना यूरिया साथ में नहीं डालते हैं। यूरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा गुण पाया जाता है जो फसल को नष्ट कर देता है, तो उस समय नहीं डालते हैं। उसके साथ पानी चाहिए, पानी चाहिए यूरिया के साथ में, जबकि डीएपी के साथ में पानी की जरूरत नहीं होती है, वो फसल को थोड़ा मजबूत करता है। तो लोग क्या है, फास्फोरस डालते हैं, नाइट्रोजन के साथ यूरिया डालते हैं, पोटेशियम तो ऑलरेडी होता है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो इस प्रकार से ये फसल जो है काफ़ी उपजाऊ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो जलोढ़ मृदा के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलो, तो इसमें तो खास अब कोई खास ज़्यादा नहीं बचा है। तो प्रदेश तो हमने बता ही दिए हैं कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे दिल्ली हरियाणा वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, उधर आपको मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला भी क्षेत्र मिल जाएगा, तो ये इसमें आ जाते हैं। चलो, इसमें आप देखोगे डेल्टाई प्रदेश भी आता है, इधर साइड आपको मिल जाएगा डेल्टाई वाला, जो नदियों का अंतिम क्षेत्र होता है, जूट के लिए काफ़ी फेमस होता है। तो डेल्टाई प्रदेश आपको इधर मिल जाएगा, तमिलनाडु क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल तो पूरा डेल्टा ही है, यानी कि डेल्टा आप जानते हो काफ़ी पोषक मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लास्ट में नदियाँ अपना बहाव वहाँ पे तलछट कर देती हैं, तो फिर वहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमि उपजाऊ मिलती है, जूट का निर्माण होता है वहाँ पर, या जूट उपजाया जाता है, राइट। चलो, तो डेल्टा ये मैदान भी आप देख सकते हो, इसमें शामिल कर लेते हैं, इसमें जरूर मृदा में। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।